देखिए, उनकी बातों पे हंसा भी जा सकता है और रोया भी जा सकता है। मैसेज साफ है कि जैसा बिहार जिस तरह से हमने जीता है उसी तरह से हम बंगाल को भी जीतेंगे। क्लियर है। दूसरा यह है कि हम लगातार वोट चोरी का इशू बनाते रहे, बिहार में यात्राएं की, सब कुछ की। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने वही सब किया जो उसको करना था। इसका मतलब कि आप मान के चलिए कि अब इस देश में इसी तरह से चुनाव होंगे, और चुनाव आयोग जब तक निरंकुश रहेगा, बेशरम तो पहले से ही है निरंकुश, उसको चुनाव कानून ने बना दिया कि अब उस पर कोई मुकदमा कुछ भी आप कर नहीं सकते। तो लेकिन ये सही है प्रशांत जो कह रहे हैं, मैं भी उस राय का हूं। एक तो बहिष्कार करने की बात का मतलब नहीं है, चुनाव के बहिष्कार करेंगे तो हम, ये देखिए, इनकी जो मर्मरिंग शुरू हो गई है आरएसएस कैंप में कि चुनाव बेकार की चीज है, लोकतंत्र बेकार की चीज है। अब वो एक दलीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली टाइप का कुछ सोचना चाहिए। देखिए, चीन में चुनाव नहीं होता है, रूस में नहीं होता है। आज नंबर 1 बनने की कोशिश में है चीन, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो उस ढंग से ये सब बाधक है, चुनाव और ये लोकतंत्र, ये सब जो है हमारी प्रगति और इस विकास में बाधक है। एक तो वो चला रहे हैं, और उसमें अगर आप भी बहिष्कार कर देंगे तो उनको एक तरह से आप फ्री हैंड दे देंगे कि भाई ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि एक तो आपको, ये बात मैं बहुत पहले से राजीव जी हर चुनाव के बाद कहता रहा हूं कि आपको एक तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चुनाव आयोग से लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ आपको सड़कों पे उतरना होगा, चाहे राज्यों के उनके मुख्यालय हो, चाहे दिल्ली का मुख्यालय हो। दिल्ली के मुख्यालय को घेरना होगा और सवाल जवाब करने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, आपको और भी करना होगा। ये भी मैं कहता रहा हूं बार बार कि हर पार्टी को, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, अपने इलेक्शन सेल को, इलेक्शन चुनाव प्रकोष्ठ को और लीगल सेल को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, और उनको पूरी ट्रेनिंग देनी होगी। ये पहले कांग्रेस के लोग करते थे, हमको लगता है कि 70 के दशक तक तो पूरा ही करते थे, उसके बाद भी कहीं कहीं करते रहे, कहीं नहीं करते हैं। कि वोटर लिस्ट बनने से लेकर के उसके प्रकाशन तक आपका चुनाव प्रकोष्ठ पूरा देखता रहे। फिर कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, कौन काउंटिंग एजेंट बनेगा, कौन कैसे रहेगा, इसकी सारी व्यवस्था पहले से ही की जाती थी। वो सब टूट गया, वो कनेक्शन टूट गया बीच में। तो एक तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा आपको। अब चुनाव आयोग जिस ढंग की बेशर्मी की बातें कर रहा है, जैसे ज्ञानेश कुमार ने भी कहा है कि साहब वो 3 लाख वोट जो है, वो चुनाव आयोग के लोगों ने कहा है कि 3 लाख वोट जो है वो उस पीरियड में जोड़े गए जब वो नामांकन से 10 दिन पहले कहा गया था, पहले भी अनाउंस किया गया था कि जोड़ा जा सकता है। तो अगर जोड़ा गया था 3 साढ़े 3 लाख वोट, तो क्या उसकी सार्वजनिक सूचना चुनाव आयोग ने दी? ये बताई किसी को कि हाँ भाई 3 लाख, साढ़े 3 लाख वोटर नए जुड़े हैं, ताकि विपक्ष के लोग भी उस लिस्ट को देख लेते, पता करते कि इसमें कौन कहां से आया है, कहां से नहीं आया। तो आपने किया नहीं। अब सबूत आप मांग रहे हैं। 4 4 रेलगाड़ियां आ रही हैं, करनाल से आ रही हैं, सोनीपत से जा रही हैं, हरियाणा के लोग भर के जा रहे हैं। मीडिया इंटरव्यू कर रहा है, इंटरव्यू में वो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाजपा के लोग हमारा टिकट कटाया, हम वोट देने जा रहे हैं, भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। पटका पहने ओपनली जा कह रहे रहे हैं। हैं, बीजेपी का आप पटका पट्टा भी है। लगाए हुए हैं। वो, और कुछ हो या ना हो, अगर आप तटस्थ और ईमानदार होते, जो आप कभी है नहीं, मैं बेहिचक कह सकता हूं कि आप नहीं है वो, अगर आप लेकिन होते तो सुओ मोटो रेलवे से ही पूछ लेते कि भाई आप 4 रेलगाड़ियां, स्पेशल रेलगाड़ियां आपने किस लिए चलाई थी, इसका पैसा किसने दिया था, ये जो यात्री गए थे उनके टिकट कुछ रिजर्व थे कि नहीं थे, क्या है, किसने उसका भुगतान किया है, ये आप सुबह मोटे पूछ लेते लेकर के। लेकिन आपके मन में तो चोर है, तो आप क्यों पूछेंगे? दूसरी बात यह है, उसी तरह से जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि भाई लोगों ने डबल ट्रिपल वोटिंग की है। अब जो संभवी चौधरी जो दिखा रही है कि दोनों उंगलियां दिखा रही है, सांसद हैं वो, उनके पिताजी मिनिस्टर हैं बिहार गवर्नमेंट में, अशोक चौधरी, वो दिखा रहे हैं कि देखो हमने दोनों दिया। बल्कि उस वीडियो में हम देख रहे हैं कि अशोक चौधरी उसको थोड़ा सा समझा भी रहे हैं कि नहीं हट, ऐसा मत करो। आपने एक बार भी पता किया कि वो क्या मामला क्या था? चुनाव आयोग ने कभी पूछा? एक नया जो ट्रेंड हुआ है, राकेश सिन्हा का जो आया था, तो राकेश सिन्हा ने बड़ी चालाकी की कि दिल्ली में वोट दे दिया,
फिर दिल्ली की मतदाता सूची से अपना नाम हटवा दिया और जाकर के वो बिहार में अपने बेगूसराय गांव में वोटर हो गए। जी पढ़ाते यहाँ है दिल्ली में, उनका सारा काम है, सब राजनीति सब कुछ यहाँ करते हैं वो, लेकिन चूंकि गांव है बेगूसराय में उनका पुराना, तो जाकर के अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में वोट हुआ था, दिल्ली में दे दिया, और जब यूपी में होगा तो हम जाकर के यूपी की लिस्ट में चले जाएं, यहाँ से हटवा दें। मतलब एक नया ट्रेंड शुरू किया है चुनाव आयोग ने कि जहां वोट वहां के हम वोटर। इस पर भी आपने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड का आदमी, चलो ठीक है, राकेश सिन्हा तो बिहार के, उनका ये जो गांव आप है। कह रहे थे ये वही है, शांभवी शांभवी वाला हाँ, मामला सामने है। चलिए देखिए। हाँ, जी हाँ। जी, तो उसके बाद वो दूसरे मतलब पहले पहले इस उंगली में, हाँ, फिर पहले उसके ये बाद वाला जी। दिखा रही है, फिर दूसरा जी वाला देखिए, ये जी। दोनों हाथ दिखा रही है ना वो, एक एक करके। तो अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? इससे बड़ा सबूत और कुछ हो नहीं सकता है हालांकि इस पे भाई। पटना, इसमें बता दूं, पटना के ज़िला प्रशासन का कहना था, इस पे आया था उनका बयान कि ये मानवीय भूल है, वो गलती से इधर इस उंगली में लग गए, निशान लगा दिया गया था उसके बाद। लेकिन सवाल ये उठता है, जयशंकर जी, कि शांभवी जो हैं ये सांसद हैं, आम नागरिक नहीं है। ऐसा तो आम नागरिक के साथ भी अगर हम कहें कि हमारे दोनों उंगली पर लगा दो, तो नहीं लगाएगा वो, कतई नहीं लगाएगा। उसकी तो नौकरी जा सकती है अगर इस तरह की बात, और इनकी तो मेंबरशिप जा सकती है। अब आप चेक करिए कि इन्होंने वहां से, आप पहले चुनाव आयोग को चेक कराना चाहिए कि इन्होंने 2 बार वोट दिया कि नहीं वहां दिया। अगर मान लीजिए भूल हुई है कि क्या हुई है तो उसके लिए तो अलग बात है, लेकिन आपको चेक तो करना पड़ेगा, लेकिन चेक भी नहीं किया है। तो ये राजीव जी, जी उत्तराखंड का, हाँ कुछ कह रहे थे। जी जी, हाँ, प्रशांत जी। हाँ मैं जयशंकर जी, अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होगा अगर, हाँ, तो आप जब वोटिंग डालने जाइएगा तो आप गलत हाथ दे के देखिएगा। हाँ, नहीं जो लगाएगा, चुनाव वो अधिकारी है कहेगा। वो आपको वो हाथ, दूसरा हाथ मांगेगा। हम्म, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं मेरे कह रहा साथ हूँ। भी मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ हाँ, है। हाँ। उसी जी उंगली में लगाएगा जो उंगली डेजिग्नेटेड है। हम्म। जी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने उसका पता नहीं किया कि वोट दिया। दूसरी बात यह कि मैं कह रहा था कि चलो राकेश सिन्हा तो बिहार में बेगूसराय के हैं वो, और दिल्ली में भी उनका वोट था, दिल्ली से उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटा दिया और फिर जाकर के उन्होंने वोट दिया। जो उत्तराखंड में भाजपा के सह प्रवक्ता हैं, उनका कौन सा वोट बिहार में कहाँ से हो गया भाई? ये नई स्ट्रेटजी मैं आपसे बता रहा हूं कि बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी ने मुझसे बताया था कि जयशंकर जी, सो डाल डाल और पात पात का खेल है ये। आप लोग एसआईआर करते रहेंगे, हम लोग उसके आगे बहुत बढ़ चुके हैं। अब पड़ोसी राज्यों से जहां चुनाव हो रहा है वहां पे बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना और उनके वोट पोल कराना पीसफुली शुरू शुरू के समय में, और फिर लौट जाना, ये एक नया ट्रेंड है ये। अब लेकिन मुश्किल यही है कि अगर वहीं पे हम देखिए, हमारा थोड़ा सा इसमें अलग है। अपोजिशन अगर उतना मजबूत होता या उसकी ट्रेनिंग होती उसके वर्कर्स की, तो भाई अगर मान लीजिए जयशंकर गुप्ता जा रहे हैं बिहार के किसी मतदान केंद्र पे वोट देने के लिए, तो वहां लोग पूछ सकते हैं कि भैया जयशंकर जी आप कहाँ रहते हैं। तो ये इस तरह का कोई उल्लंघन से नहीं आया, तो इसके लिए आपको बहुत प्रशिक्षण लेना होगा, प्रशिक्षित करना होगा अपने लोगों को, और ताकि वो लोग उल्लंघन से करें। और दूसरा ये कि सड़कों पे आपको आकर के लड़ना पड़ेगा। मैं आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी की बहुत देखा मैंने, वोटर यात्रा बहुत, वोटर बचाओ यात्रा भी बहुत देखी, सब कुछ किया, लेकिन विपक्ष का कोई पटेल चौक पे धरना प्रदर्शन नहीं देखा। चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं देखा मैंने। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि आप अपना बोल लेते हैं, अपनी भूमिका खत्म हो गई, और चुनाव आयोग कभी चुप हो जाता है, कभी उसको कुछ और बोल देता है, फिर आगे वो बढ़ जाता है, फिर अगला चुनाव आता है, फिर आप उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि देखिए, इसको उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा। उनकी क्या स्ट्रेटजी हो रही है, क्या कैसे हो रहा है, उसको आपको समझते हुए फिर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच जाए बगैर आपका काम नहीं बन सकता है। दूसरा, जैसे अभी प्रशांत जी कह रहे थे वीपी सिंह की बात, हम लोग भी उसमें शामिल थे उस समय, तब तो हम हालांकि हम पत्रकारिता में ही थे, लेकिन बिहार में भी वीपी सिंह आए थे, उनका कैसे चल रहा था। जगन्नाथ मिश्र अंदर खाने सपोर्ट कर रहे थे और बाहर से कांग्रेस बने हुए थे। तो लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वीपी सिंह जो बोल रहे थे वही बात विपक्ष के सारे लोग बोल रहे थे। अभी मुश्किल क्या है कि राहुल जी जो बात बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग नहीं बोल रहे हैं।
विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, एक स्वर से अगर आपको बोलना होगा। कांग्रेस हम तो बहुत पहले से ये कहते हुए आ रहे हैं, मेरी ये व्यथा है। मैंने दैनिक भास्कर में लिखा था जब ये राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बनानी पड़ेगी। तब से मैं उसी राय पे अभी भी अडिग हूं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे सेकुलरिज्म की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो कर रहे हो, उनकी पार्टी में आधा से अधिक लोग इसके खिलाफ हैं, मानसिक तौर पे इसके एकदम खिलाफ हैं। कभी किसी वर्किंग कमेटी के नेता का आप बताइए, बयान बताइए जब राहुल गांधी के समर्थन में आया हो कोई बयान। भाजपा पे आप कोई अटैक करके देखिए, पूरा ट्रोल ब्रिगेड शुरू हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक, उनके ऊपर से नीचे तक बयान शुरू हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस से क्यों नहीं करते हैं, अपोजिशन से क्यों नहीं करते हैं? बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ममता बनर्जी को नहीं मालूम है क्या कि जो बिहार में हुआ है कल उनके यहाँ भी होगा? तो वो इस पर क्यों नहीं मिल करके बोलती हैं कि जो बिहार में हुआ है वो गलत हुआ है? वहां लड़ने की बात तो कर रही है, ठीक है, अच्छा लड़िए आप, लेकिन संवेद स्वरों में। यह सुप्रिया बोल रही है, शरद पवार जी ने बोला है। शरद पवार जैसा आदमी जो राजनीति में इतना अनुभवी है, इतने लंबा उनका स्पैन रहा है पॉलिटिकल, वो कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, ऐसा हो नहीं सकता है। और हम लोगों ने भी बिहार को बहुत, अब तो खैर उतना संपर्क नहीं रहा, इस बार तो हम जा भी नहीं पाए थे, लेकिन बिहार को समझते तो हैं, हमारे लोग भी वहां हैं, उनसे बातचीत हमारी होती रहती है लगातार। इस की कल्पना से परे, इसको आप अकल्पनीय कह सकते हैं, जो भी ये है। ठीक है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, आएंगी। वो जीविका दीदियों का मामला है। अब जीविका दीदियों का बताइए, हमने तो ये सुना है राजीव जी, पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, कि 5500 रुपए अक्टूबर के पहले हफ्ते में बहुत लोगों के खाते में गए हैं। वो जो कोरोना में कोई श्रम शक्ति या क्या कुछ नाम से कोई शुरू किया था इन लोगों ने, उसका भुगतान हुआ है अक्टूबर के पहले हफ्ते में। बिहार से बहुत लाए लोग आ रहे थे। अब पता नहीं क्या स्कीम थी, मुझे ठीक से याद नहीं रहा, इसलिए नहीं कह पा रहा हूं मैं। तो अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिया जा रहा है तो ये रिश्वत है कि नहीं है? और ज्ञानेश कुमार ने खुद ही कहा था, मेरे पास वो वीडियो रखा हुआ है, कि आपका 2 जगह वोट हो सकता है, लेकिन आप वोट सिर्फ एक ही जगह दे पाएंगे। तो कैसे लोगों ने अलग अलग जाकर के वोट दिया है? और जो ये है, मतलब आचार संहिता का साफ साफ कहना है कि भाई जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो किसी तरह का कोई भी स्कीम या लाभकारी योजनाएं आपको नहीं चला सकते आप। और आपने पैसे बांटे हैं, भाई पहले कहा था तो जिस दिन आचार संहिता लागू उस समय तक कर लेते, उसके बाद बंद कर देते आप। लेकिन मतदान हो रहा है उस समय भी आप पैसे दे रहे हैं लोगों के घर खातों में। औरतें पूछ रही हैं एक दूसरे से कि दीदी हमारे पास तो आ गया है, आपके पास आया कि नहीं आया है? तो चलो नहीं आया तो अगले हफ्ते आपके पास भी आ जाएगा। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो ये कहाँ, मतलब अगर चुनाव आयोग जरा सा भी शर्म होती, उसको जरा सा भी लिहाज होता, लेकिन शर्म और लिहाज नहीं है, और निरंकुश है। असल बात यह है कि उसको ये मालूम है कि हमारी सत्ता निरंकुश है, हमारे ऊपर कुछ है नहीं, कोई कर नहीं सकता है। कर सकता है तो एक ही कर सकता है, वो जनता जनार्दन है। अगर सड़कों पर उतर जाएंगे, राजनीतिक रूप से उनका विरोध होगा, लड़ाई होगी, तब तो लड़ाई लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं, नहीं तो ये तो इसी तरह करते रहेंगे। जी 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 जी।